हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी IAS IPS फैक्ट्री। आज से हम कवर कर रहे हैं लूसेंट। ये लूसेंट का पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को हम कवर करेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो UPPCS, ROAR हो, BPSC हो, SSC हो, क्योंकि हिस्ट्री सब में आएगी और इसमें सिर्फ फैक्चुअल है जो कि वन लाइनर्स होते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में वन लाइनर्स ही आते हैं हिस्ट्री के। तो आप इसे अच्छे से पढ़ना और बार बार रिवाइज करना जिससे आपको फैक्ट अच्छे से याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन? भारत, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। किसका नाम था? भारत। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। याद रखना, भरत का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में हमें भरत का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़े। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे क्या कहते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और वे इसे सिंधु ना कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? सिंधु नदी के तट के होने की वजह से हिंदू नाम से जाना जाने लगा। यूनानी क्या कहते थे? यूनानी इसे हिंदी कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो कि जैसे ये भारत का मैप मान लो, तो यहाँ है विंध्य पर्वत श्रृंखला जो कि भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। भारत का जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस। किसे जाता है इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय? क्रिस्टोफ सेलिरियस। क्रिस्टोफ सेलियरस, याद रखना, क्रिस्टोफ सेलियरस। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे याद हो जाए। प्राचीन भारत। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बाल्यकिल पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहते थे? होत्र कहते हैं। और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल को में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख कौन से मंडल में है?
तीसरे मंडल में है, जबकि नौवें मंडल में सोम का उल्लेख है। आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, दिवाश्लोक आदि सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित है? तो 10वां मंडल में नदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों की प्रशंसा, नदी स्तुति, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान और सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जो 4 वर्ण है ना, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हमें किससे मिलते हैं? 10वें मंडल में मिलते हैं ऋग्वेद में। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों के प्रयुक्त अगन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध किससे है? गाय से। तो अगन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। याद रखना, अगर पूछे क्या ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख है, तो आत्मा का उल्लेख नहीं है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी होती है। उल्टी यानी कि जैसे मान लो ये 0 है, यहाँ ईसा का जन्म हुआ तो 1, 2, 3 इस तरह से जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी कहा जाता है, यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। किसने? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। इससे पहले भी हमने एक नाम पढ़ा था। क्या नाम पढ़ा था? क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये किस लिए जाने जाते हैं? इन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा क्रिस्टोफ सेलेरियस ने, और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित अध्ययन किया। कब? 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। किसने लिखा है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार की कथा आपने शायद सुनी हो। श्री कृष्ण ने रूप धारण किया था वामन का और 3 पग भूमि मांगी थी। तो वो जो 3 पग की अवधारणा है वो ऋग्वेद में वर्णित है। वामन अवतार वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि तथा माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, जबकि अग्नि के लिए
200 ऋचाएं हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो पहला जो वैदिक साहित्य में स्थान है वो ऋग्वेद का है और उसके बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण का। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। सस्वर पाठ मीन्स सुर के साथ पाठ करना के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है और यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या है? यजुर्वेद है। इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद शाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्र। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? अंधविश्वासों का। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया। किसमें? पृथ्वी सूक्त में। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। याद रखना, कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। जिसका वर्णन किसमें मिलता है? हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं हैं काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। तो देखो, सबसे पहले तो शाखा किसकी है? ऋग्वेद की है। उसके बाद यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और उसमें भी शुक्ल की शाखाएं हैं मानदिन या काण्व और कृष्ण की शाखाएं हैं काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। आगे सामवेद की शाखाएं क्या क्या हैं? सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम, राणायनीय, जैमिनीय या तलवकार। 3 शाखाएं हैं कोथुम, राणायनीय या जैमिनीय या तलवकार। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी हैं? शौनक और पैम्पलाद। शाकल शाखा किसकी थी? ऋग्वेद की थी। यजुर्वेद की 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं मानदेन और कण्व, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और उसके बाद सामवेद की 3 शाखाएं हैं कौथुम, राणायनीय,
जैमिनीय या फिर तलवकार। उसके बाद अथर्ववेद की देखें तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेम्पलाद। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के हैं पंचविश। अथर्ववेद के हैं गौपद। ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के हैं पंचविश। अथर्ववेद के हैं गौपद। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय किसका है? ऐत्रेय ऋग्वेद का है। शतपथ में गांधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में क्या है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वैसे यज्ञ से जुड़े कर्मकांड किसमें बताए गए हैं? यजुर्वेद में। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े विभिन्न दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या किसमें की गई है? उपनिषदों में की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें मिलती है? मैत्रेयी संहिता में, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा क्या बताया गया? दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में तो पुरुष को स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि मैत्रेयी संहिता में स्त्री की स्थिति सर्वाधिक गिरी हुई मिलती है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। वैसे 4 वर्णों का उल्लेख किसमें मिला है हमें? पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में 10वें मंडल में, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ये मिलाने आ जाता है कि मनुस्मृति कौन से काल से संबंधित है, तो याद रखेंगे शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त युग के बारे में। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से हैं? शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रोत, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। अगला है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा? गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराणों के रचनाकर्ता कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है।
इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाए कि सभी पुराणों से राजाओं की वंशावली का ज्ञात होता है या फिर पता चलता है, तो गलत हो जाएगा। केवल 5 से पता चलता है, मत्स्य से, वायु से और विष्णु से, ब्राह्मण से, भागवत से। विष्णु पुराण से कौन से वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। वहीं वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो कथावस्तु किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के कथानकों का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को जातक। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अनुवाद किया है सामशास्त्री ने। किसका? अर्थशास्त्र का, जो कि चाणक्य द्वारा रचित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें है? चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य की पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? गार्गी संहिता में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। कौन? टेसियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा है? अविश्वसनीय है। बस ये ज्यादातर मिलाने को आ जाता है कि टेसियस कहाँ से था, हेरोडोटस कहाँ से था, पुस्तक के नाम क्या थे, ये भी आ जाता है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। हम ये कौन से इतिहासकार पढ़ रहे हैं अभी? जो यूनानी और रोमन हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। किसमें? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन है। परंतु इसका वर्णन भी कैसा है? अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ज्यादा आधारित है, सत्य पर कम आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्रेटस और
एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। अगला है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। किसका? डाइमेकस का। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने। प्लिनी यह प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसने? प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा है। किसने? जो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक हैं। अगला है चीनी लेखक। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फाहियान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मिलाने आ जाता है कि कौन से दरबार में आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। उसके बाद आया संयुग्म, 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। उसके बाद वेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनशांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वे भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वे बिहार के नालंदा स्थित जिला नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। किसके अनुसार? वेनसांग के अनुसार। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन में आया कि वेनसांग ने केवल बौद्ध प्रतिमा का पूजन किया था तो गलत हो जाएगा। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा का विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग के बाद कौन आया? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो चीन से 4 आए थे, फाहियान, संयुग्म, वेनसांग और इत्सिंग। अगला है अरबी लेखक। पहला है अल-बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या कीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप, तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो अल-बरूनी का किताबुल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? 80। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी के बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर
सुल्तान महमूद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को। अगला है अन्य लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगुर या तथा तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? तारानाथ के ग्रंथ कंगुर और या फिर तंग्योर से। मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटाशालम, अमरावती आदि स्थानों की क्या की थी? खुदाई की थी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। कौन से अभिलेख से? बोगासकोई अभिलेख से। कौन कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय से संबंधित विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो भागवत धर्म का पुराण हमें प्रमाण किससे मिलता है? वैश्यनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किसमें है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्बीज की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा का अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। मध्य प्रदेश में है भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। शासक कौन थे उस समय? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्यों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखे गए कार्य यवन शासकों ने किए। तो सिक्कों पर सबसे पहले लेखन का कार्य किसने किया था? यवनों ने किया था। अब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासक हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कौन से शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेरू पुदुचेरी के निकट से रोम सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप और कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है।
जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संस्कृति है और उससे संबंधित बर्तन। तो मालवा संस्कृति से काले व लाल बर्तन प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोन से धूसर रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। चौके से हमें लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला धूसर कलर के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जबकि पूर्वी नवपाषाण काल से भूरा लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? होमो सेपियंस का। नाम और तिथियां: पुरापाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। क्या? पुरापाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। कौन से काल के दौरान? पुरापाषाण काल। इसका समय क्या है? 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले तक। पुरापाषाण काल के पश्चात आता है मध्यपाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। यह काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण क्षणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, जिसकी प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरम्पक्कम। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मध्यपाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले हुआ था। मेहरनगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरनगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरनगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरनगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है, जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, पर यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, भीमबेटका। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में किसने की थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय ध्वज का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता, रेडियो कार्बन सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। कब की थी, 1924 में। किसने, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्नानकुंड है, लगभग 11.88 मीटर लंबा
7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर क्या करते थे? स्नान करते थे। अग्निकुंड यज्ञवेदी कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा क्या है? विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चौहदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम जो लिपि लिखते हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, देवनागरी लिपि, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। सेंदववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से सेंदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः क्या थी? 16 के अनुपात में थी। 1:16, 1 तोला, 2 तोला, आधा तोला मीन्स 8। सेंदव सभ्यता के प्रमुख नदी उत्खनन करता है वर्तमान स्थिति। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला। इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में। चौहदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, नवाब शाह जिला। इसकी खोज मैके ने 1925 में और एम.जी. मंजुमदार ने 1931 में की थी। यानी कि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है कालीबंगन। घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में, वी लाल और बी के थापर ने 1961 में। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत का खैरपुर जिला। फजल अहमद ने 1953 में खोज किया। रंगपुर मादल नदी के तट पर है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज की। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसकी खोज की। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात का अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने 1954 में क्या की थी? खोज की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में आलमगीरपुर की खोज की। सुतकांगीडो ताश्क नदी के तट पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरल स्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की थी। वनमाली रंगोई नदी के तट पर है। हरियाणा का हिसार जिले में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। वहीं धोलावीरा लूनी नदी के तट पर है। गुजरात के कच्छ जिले कादिरवेट द्वीप पर, जिसके उत्खनन जेपी जोशी ने 1967-68 में किया और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। सोतकाह शादीकौर नदी के तट पर है। दक्षिणी बलूचिस्तान, जिसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया। आगे बढ़े हम सिंधु सभ्यता के बारे में और जानकारी पढ़ें तो सेंदव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों
या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिकट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहां से आयात किया जाता था? खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमित सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना प्रचलित थी? मातृ देवी की उपासना। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियों मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा था। याद रखना, कालीबंगन का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कहां से? कालीबंगन से। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता